आरएसएस को अलग रखिए और बीजेपी को अलग रखिए थोड़ी देर, क्योंकि आरएसएस जरूरी नहीं कि बीजेपी को हर वक्त ताउन करे। आरएसएस ने कई मौकों पर कांग्रेस को भी मदद की है, आम आदमी पार्टी की भी मदद की है और पार्टियों की भी मदद की है। तो आरएसएस, बीजेपी आरएसएस की इकलौती औलाद नहीं है। गोया जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर है वो किसी न किसी मायूसी का शिकार रहा है और उसने वो पोलिंग के लिए जाना मुनासिब नहीं समझा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन तकरीबन खत्म होने के नजदीक हैं। सिर्फ एक दौर रह गया है पोलिंग का। बाकी 4 राज्यों में इलेक्शन पूरा हो चुका है। 10 मार्च बहुत ही अहम तारीख है, जिसकी कुछ लोग खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग चेहरे छुपाने की शायद कोशिश करेंगे। वो वक्त बताएगा। अभी वक्त से पहले ज्यादा कुछ उसमें नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन हाँ, जो कुछ महसूस किया जा रहा है वो कुछ तब्दीली की तरफ करवट की बातें महसूस की जा रही हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के और जाने माने समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि अब आप उत्तर प्रदेश और दूसरे स्टेट्स जहां जहां पोलिंग हो चुकी है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कहां खड़ा हुआ है देश? किस तरफ जाएगा 10 मार्च के बाद? आपको क्या लगता देखिए काजमी साहब, बड़ा दिलचस्प कंटेस्ट हुआ है ये। और गोवा का 14 तारीख को हो चुका, उत्तराखंड का 14 तारीख को हो चुका, पंजाब 20 तारीख को हो चुका और मणिपुर में कल 2 मार्च को सेकंड फेज मुकम्मल हो गया। उत्तर प्रदेश में भी कल छठे फेज का हो गया। अब सिर्फ एक फेज का 7 मार्च को 54 सीटों का इंतखाब होना है। गोवा में पहले भी बीजेपी माइनॉरिटी में आई थी और मैनिपुलेशन करके सरकार बनाई थी, और इस बार मुझे लगता है कि मैनिपुलेशन की भी उनको गुंजाइश नहीं है। इतना क्लियर मैंडेट गोवा में आने वाला है। उत्तराखंड में बहुत क्लियर है, वहां कांग्रेस और बीजेपी की स्ट्रेट फाइट होती है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पंजाब में बीजेपी का एग्जिस्टेंस नहीं है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला हो रहा है। जिस करवट भी ऊंट बैठे उसमें बीजेपी नहीं होगी, और उनका एक गठबंधन उन्होंने बनाया है कैप्टन अमरिंदर के साथ, और एक ब्रेक अवे ग्रुप है अकालियों का उनके साथ, जो क्लिक नहीं कर रहा ग्राउंड पे। तो कहीं पंजाब में बीजेपी नहीं है। तो 4 स्टेट ये हो गए। अब 5वां जो उत्तर प्रदेश है, आप ये इसमें सबसे अहम बात गौर करने की है कि हर फेस में पोलिंग परसेंटेज 2017 के मुकाबले में कम रहा है। मसलन आप ये देखिए कि पहले फेज में 3% पोलिंग कम हुआ, और अभी छठे फेज में भी जो पोलिंग है तकरीबन 5% कम हुआ है। तो ओवरऑल पोलिंग 3 to 5% कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो लोग तब्दीली चाहते हैं उन्होंने तो बहुत जोश के साथ पोलिंग किया है, इसलिए कि हम देखते हैं कि गांव के एरिया में बहुत हैवी पोलिंग हुआ है, जबकि अर्बन एरियाज में जहां लोग तब्दीली भी नहीं चाहते, एज इट इज रहना चाहते हैं, वहां पोलिंग परसेंटेज बहुत डाउन हो गया है। गोया जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर है वो किसी न किसी मायूसी का शिकार रहा है और उसने वो पोलिंग के लिए जाना मुनासिब नहीं समझा। मतलब अगर आप छठे फेज को ही देखें तो छठे फेज में जो अंबेडकर नगर का जिला है, जो पूरे तौर पर दलित डोमिनेटिंग है और ओबीसी डोमिनेटिंग है पूरा जिला। और वहां से मायावती ने एक बार लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा था, आप उससे अंदाजा कर सकते हैं। अब अंबेडकर नगर की गलियों में, सड़कों पे, मेन रोड पर जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कितना बैकवर्ड है। सबसे ज्यादा पोलिंग 60% के आसपास अंबेडकर नगर में हुआ है। और गोरखपुर जो उस रीजन का सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड एरिया है, वहां 55% के करीब हुआ है। इतना बड़ा गैप है, इससे आप ट्रेंड्स का अंदाजा कर सकते हैं।
छठे फेज में 46 सीट्स जीती थी 57 में से बीजेपी ने, और अब लोगों का कहना यह है कि आधे से भी कम पे जा रहे हैं। तो मैं ओवरऑल, यानी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फेसेस में ही हमने देख लिया था कि जो अखिलेश का गठबंधन है उसे एक एज हासिल था, वो एक बर्तरी हासिल थी, और बीजेपी जिसने यहाँ क्लीन स्वीप किया था 2017 में, वो स्वीप की हालत कम से कम हरगिज भी नहीं है। ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से शुरू के जो दो फेज थे उसमें तकरीबन 117 सीटें थी, उनमें जो स्वीप किया था वो अब नहीं हो रहा है, तो मिनिमम आधे पे जा रही है। मेरा ओवरऑल मानना यह है कि या तो ये हंग असेंबली है जो हम जिसके ख्वाहिश करते रहे हैं बिल्कुल शुरू से 6 महीने से, और अगर ये किसी वजह से हंग असेंबली नहीं होती तो फिर ये बहुत वैसे ही वर्चुअल यू टर्न है 2017 का अखिलेश की जानिब। फिर अखिलेश यादव ये 250 के ऊपर सीटें जीत के आते हुए महसूस हो रहे हैं। तो ये दो सूरतें हैं जो 10 मार्च को दिखाई देंगी वाज़ेह तौर पर। अच्छा, इस इलेक्शन के बाद कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है? कांग्रेस बहरहाल नेशनल पार्टी है, लेकिन कमजोर होती पार्टी है। इस इन 5 स्टेट्स के बाद में कांग्रेस को कुछ मजबूती मिलने के चांस हैं, या और उसी तरह से कमजोरी की तरफ जाएगी जिस तरफ बीजेपी चाहती है? क्योंकि बीजेपी ने एक जमाने में कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी। क्या उस तरफ बढ़ेगी या कुछ मजबूती आएगी? कांग्रेस मुक्त भारत में तो नाकाम हो गई, और 10 मार्च को इसका सबूत मिल जाएगा। देखिए, कमबैक तो कांग्रेस का ही हो रहा है। उत्तराखंड में कोई फोर्स नहीं है बीजेपी और कांग्रेस के सिवा, तो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा तो कांग्रेस को होगा। उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। पंजाब में बीजेपी मौजूद ही नहीं है, हालांकि पहले उनके एलाइज मौजूद थे जो उनको छोड़ गए अकाली दल। अब अकाली दल बीजेपी के साथ नहीं है, तो पंजाब में उनको नुकसान हो रहा है। गोवा में कांग्रेस का कमबैक हो रहा है, मणिपुर में कांग्रेस के एलाइज का कमबैक हो रहा है। तो ये 4 स्टेट्स में कांग्रेस के एलाइज या खुद कांग्रेस ही आगे बढ़ रही है ना, तो ताकत तो कांग्रेस को मिल रहा है। फिर उत्तर प्रदेश में 2017 में कांग्रेस का वोट तकरीबन 6% था, जबकि 2012 में 11% था। अब अगर आप प्रियंका गांधी का कैंपेन देखें तो बहुत साफ अंदाजा हो रहा है कि उनको सीटें मिलें या ना मिलें, लेकिन वो अपने 2012 वाली परफॉर्मेंस को रिपीट करने जा रहे हैं इन टर्म ऑफ वोट। तो 11% के करीब अपने वोट को वापस लेने जा रही है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। भले ही उनकी 10 सीटें या 12 सीटें रहें, लेकिन वोट जरूर उनका हर जगह पड़ रहा है। तो ये सूरत हाल ये बताती है कि बीजेपी का जो नारा था कांग्रेस मुक्त भारत का, वो 2022 में अपनी हकीकत से दूर कहीं जा चुका है, और वो रिवर्स हो रहा है, पूरे तौर पर रिवर्स हो रहा है, और कांग्रेस वापस आती हुई महसूस हो रही है। अच्छा रहमानी साहब, इस इलेक्शन का 2024 पर क्या कुछ असर होगा? लोग अंदाजे अटकलें तो लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि इसमें वक्त की गुंजाइश बीच में है काफी, और कुछ लोगों का कहना यह है कि बहुत ज्यादा ओवर एंथुजियास्ट होना ठीक नहीं है, एहतियात से वक्त गुजारना ज्यादा जरूरी है। आप उसको किस तरह से देख? देखिए, एहतियात से वक्त गुजारना तो जरूरी है, लेकिन पै दर पै हम हमारे अवाम जो हैं वो सामने की चीजों को देख के फैसला करते हैं। मसलन उत्तर प्रदेश को ही अगर आप देखें तो कितनी बातें बीजेपी ने नहीं की, हालांकि कोई भी नई बात नहीं थी, लेकिन पूरे तौर पर 80 और 20 की बात करना, शमशान कब्रिस्तान को फिर रिपीट किया, और फिर बिंदी को और बुर्के को रिपीट किया, फिर ट्रिपल तलाक को रिपीट किया, अवैसी साहब को बेतहाशा आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्रमोट किया गया। इस सब के बावजूद मतलब एक हाई पिच कम्युनल कैंपेन एज यूजुअल बीजेपी ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 95% इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बीजेपी का मीडिया बना हुआ था, और इस सब के बाद भी जो इश्यूज हैं ग्राउंड के, लोगों ने उन इश्यूज को नहीं छोड़ा। अब दो खास इशू इस इलेक्शन में सामने थे। आप मतलब मुझे एक इशू पे तो हैरत है कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में ये इशू इलेक्शन में नहीं देखा, और वैसे इशू रहा हो लेकिन इलेक्शन का मुद्दा नहीं बना, यानी स्प्रे एनिमल्स।
आवारा जानवरों का मुद्दा जो खेतियों को तबाह करते हैं रात में। अरे साहब, आवारा आवारा जानवर तक बात नहीं रही, प्रधानमंत्री को गोबर का कारोबार करने की बात भी कहनी पड़ी। जी इस हद तक है। तो और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने कि हम मैनेज करेंगे आवारा जानवरों का। आखिर के फेस में वजीर आजम ने कहा कि हम इस मसले को हल करेंगे। हालांकि मसला इन्होंने ही शुरू किया था, स्लॉटर हाउसेस को बंद करना और लाइसेंसेस कैंसिल करना, ये सब तो योगी ने आते ही पहले स्टेप ये लिए थे। उसी की वजह से ये मसला बढ़ा। और अब यानी किसी मजहब और मिल्लत की परवाह किए बगैर लोगों ने अपनी फसलों का होता हुआ नुकसान देखा। इसकी वजह से जो इकोलॉजिकल सिस्टम का डिसबैलेंस है इक्विलिब्रियम का, वो जो उसका जो नुकसान हुआ है उसको लोगों ने खुल के कहा है। और दूसरा नौकरियों का मुद्दा, जो किसान के बच्चा नौकरी पे चढ़ के अपना घर चलाता था उसको नौकरी नहीं मिली। ये दो खास मुद्दे थे जिसपे पोलिंग हुआ है उत्तर प्रदेश में। किसी कम्युनल पोलराइजेशन पे ये नहीं हुआ। तो अब अगर वो कम्युनल वोटर जो किसी भक्ति में आके वोट करना भी चाहता है और उसने किया भी है, तो उसकी तादाद पहले से कम हो गई, नंबर एक। नंबर दो, वादे जितने थे सब झूठे साबित हुए, लोगों ने देख लिया। नंबर तीन, वो वोटर पोलिंग पर ही नहीं गया पोल करने के लिए। तो इससे बीजेपी को नुकसान। ये एक पार्ट जो आज के इलेक्शन का है। अब इसके बाद आप ये गौर कीजिए, जो बहुत अहम बात है, दो स्टेट्स का इलेक्शन 2022 के आखिर में है, नवंबर दिसंबर में। एक स्टेट है गुजरात जहां 25 साल से बीजेपी हुकूमत में है। एक स्टेट है हिमाचल प्रदेश जहां हाल ही में अभी लोकसभा का बाई इलेक्शन कांग्रेस हारी है और बीजेपी हारी है और कांग्रेस जीती है। इससे एक इंडिकेशन आपको मिल जाना चाहिए। यानी गुजरात का लूज करने का चांस बहुत ज्यादा है बीजेपी के लिए इसी साल में। और हिमाचल तकरीबन तय है कि कांग्रेस ये बीजेपी लूज करेगी, कांग्रेस जीत जाएगी। तो अगर 2022 में ये सारा का सारा टोटल राउट होता है अगेंस्ट दी बीजेपी, और फिर 2023 में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा स्टेट जिसमें स्टेक है बीजेपी का वो कर्नाटक है, जो पोलिंग को जाएगा। और कर्नाटक में लिंगायत कम्युनिटी बीजेपी के मुकम्मल तौर पर खिलाफ खड़ी है इस बार। तो अगर कर्नाटक भी 2023 में हाथ से चला जाता है, और पै दर पै ये 9 के करीब स्टेट्स हैं जो बीजेपी के हाथ से जाते महसूस हो रहे हैं। तो अगर इन 2 साल में पूरी एहतियात करते हुए भी ये 9 स्टेट हाथ से चले गए, तो 2024 की कोई एहतियात भी आप कर लें, नतीजा सामने आ जाएगा। अच्छा, तस्लीम रमानी साहब, जब तक किसान आंदोलन नहीं चला था उससे पहले कुछ लोगों का ये अंदाजा, अटकल, आशंका थी कि 2022 में जब इलेक्शन होंगे और बीजेपी जीतेगी, उसके बाद राज्यसभा में बीजेपी को पूरा बहुमत मिल जाएगा और हिंदू राष्ट्र का ऐलान हो जाएगा। तो वो हिंदू राष्ट्र का प्लान तो अधूरा रह जाएगा। आखिर क्या होगा फिर बीजेपी का? क्या आगे बीजेपी वाली पॉलिटिक्स क्या बिल्कुल खत्म होने जा रही है? देखिए, जुलाई में 59 सीट्स का इलेक्शन होगा, 4 जुलाई को, यही अभी 2 महीने 3 महीने के बाद। और बीजेपी का जो अभी भी नंबर है हाउस में, ये उससे भी कम होने जा रहा है, बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो राज्यसभा में बीजेपी अक्सरियत का ख्वाब, अभी तो 5 साल और देखने के लिए उसको भूलना पड़ेगा ये ख्वाब। तो देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राज्यसभा में बीजेपी का अक्सरियत में होना बहुत जरूरी नहीं है। उसके लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि वो फ्लोर मैनेज कर ले। जिस तरीके से आप देखिए, ट्रिपल तलाक का कानून राज्यसभा में भी पास हुआ, 370 राज्यसभा में भी पास हुआ। हुकूमत को जितने बिल पास कराने हैं राज्यसभा में सभी पास हो जाते हैं। तो माइनॉरिटी में होने के बावजूद जस्ट फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए बीजेपी अपने तमाम बिल पास करवा लेती है राज्यसभा में। और उसके लिए अपोजिशन के जो छोटे छोटे से ग्रुप हैं वो या तो वॉक ओवर देते हैं या व्हिप जारी नहीं करते। खुद कांग्रेस ने व्हिप जारी नहीं किया कई मौकों पे। ऐसी हालत में राज्यसभा में माइनॉरिटी में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए नहीं है। लेकिन बीजेपी का अवामी तौर पर वोट कम होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2024 में अगर ये इख्तदार से चले गए
तो हिंदू राष्ट्र का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है और इसको एक दूसरे नुक्ते नजर से देखना चाहिए। मुझे खदशा ये है कि आरएसएस को अलग रखिए और बीजेपी को अलग रखिए थोड़ी देर, क्योंकि आरएसएस जरूरी नहीं कि बीजेपी को हर वक्त ताउन करे। आरएसएस ने कई मौकों पर कांग्रेस को भी मदद की है, आम आदमी पार्टी की भी मदद की है और पार्टियों की भी मदद की है। तो आरएसएस, बीजेपी आरएसएस की इकलौती औलाद नहीं है, उसके और भी चचेरे ममेरे भाई हैं जिनके आरएसएस मदद करती रहती है। तो हिंदू राष्ट्र का ये ख्वाब खत्म होने की बजाय मुझे ये खदशा है कि इक्तदार में कमजोर हुकूमतें रियासतों में बैठे और मरकज में बैठे, कोलिशन की सरकारें, और बीजेपी का या आरएसएस का जो सख्तगीर अनासिर और तंजीमें हैं वो सड़क पर आ जाए बाकायदा। मुझे इसका खदशा महसूस होता है। और ये इस जो साइकिल रिवर्स हो रही है एंटी बीजेपी, ये दोबारा से सड़क पर हुड़दंग मचा के इस साइकिल को वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं, ये अंदेशा है। अच्छा, आपने बीजेपी को इकलौती औलाद ना कह करके अपोजिशन को चचेरे ममेरे भाई बताया, और आपने उसी के साथ साथ फ्लोर मैनेज करने की भी बात कही। तो ये फ्लोर मैनेज करने में ये चचेरे ममेरे भाई सब काम करते हैं, सबके कनेक्शन आरएसएस से जुड़े हुए हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? रास्ते सब बंद हैं कूचा है कातिल के सिवा। मसला ये है, आप देखिए टीआरएस तेलंगाना में है, एनडीए का पार्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट वो सरकार में है। उनके यहाँ पर 4-5 एमपी हैं राज्यसभा में। वो जब चाहते हैं एनडीए को सपोर्ट करते हैं, जब चाहते हैं नहीं करते हैं, आजादाना तौर पर। वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, इस तरीके की जो पार्टियां हैं, बीएसपी ने वॉकआउट किया, समाजवादी पार्टी वॉकआउट कर जाती है। भाई आप बिल के अगेंस्ट अगर राज्यसभा में वोटिंग करें तो एक भी बिल हुकूमत पास नहीं करवा सकती, ये यकीनी बात है। एक भी कानून नहीं बनवा सकती ये हुकूमत आज तक, लेकिन सारे कानून बन जाते हैं। तो यही सब वो लोग हैं जो उनकी मदद करते हैं किसी ना किसी सूरत में। इवन कांग्रेस ने 370 पास हो जाने दिया इसलिए कि उन्होंने कोई विप जारी नहीं किया 370 के मौके पर राज्यसभा में, बहस में मुखालफत करते रहे, लेकिन विप जारी ना करके उनके मेंबरान ने उस बिल की हिमायत में भी वोट किया। ये सब जानते हैं। ट्रिपल तलाक राज्यसभा में 3 बार पिछली पार्लियामेंट में गिरा था, लेकिन चौथी बार ये जैसे ही इख्तदार में आए 2019 के इलेक्शन के बाद दिलाए, तो राज्यसभा में वॉक ओवर दिया अपोजिशन ने और ट्रिपल तलाक के बिल को पास हो जाने दिया। किसानों का बिल किसने पास करवाया? राज्यसभा में तो पास नहीं हो सकता था, लेकिन इन्हीं अपोजिशन पार्टियों ने वॉइस वोट के जरिए उसको पास करवाया। ऐसी तमाम जो बिल हैं वो इन्हीं अपोजिशन पार्टियों ने, जो आरएसएस से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताल्लुक रखती हैं, यही पास करवाती रही हैं। ये अलमिया है इस मुल्क की सियासत का, इसलिए मैंने ये मिसरा पढ़ा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब। आपने 2-3 चीजें बहुत अहम कही इसमें। वो ये कि जो बीजेपी का अंधभक्त वोटर है वो उसकी दिलचस्पी कम हो गई, वो वोट डालने नहीं आया। इसके अलावा आपने ये भी बताया कि अपोजिशन पार्टियां खुद एक तरह से आरएसएस के इशारे पर हुकूमत को कानून बनाने में मदद करती रही हैं। ये बहुत ही अहम बात है। साथ साथ आपने ये भी बताया कि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन 4 स्टेट्स में हो सकता है कांग्रेस की हुकूमत आ जाए, इसका आपने, और साथ साथ आपने यूपी के लिए कहा कि हो सकता है हंग असेंबली आए, नहीं तो अखिलेश तो जिंदाबाद नजर आ ही रहे, उनकी हुकूमत बन सकती है। ये बहुत ही अहम निकात है जिसकी तरफ आपने, और आपने जो दिसंबर 2022 में गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन की बात कही, वहां तक भी आपने बताया, और 2023 में कर्नाटक, उस सब पर असर होगा, और उसके बाद 2024 बहुत आसान हो जाएगा, आपने ये बताया। मैं अपने दर्शकों को एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं कि ये अंधभक्त बनते कैसे हैं। मेरे एक दोस्त हैं यूट्यूबर, उन्होंने बताया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें गाय का पेशाब पीने को प्रमोट करना था, और ये सारे लोग, एपी जो आता है पैक, वो तकरीबन उसी रंग का होता है, या ये कहिए कि सेब के जूस जैसा होता है, वो सब उन्होंने मंगा रखा था गिलास में डाल करके,
और उसकी वीडियो उन्होंने बनाई और उसे गाय का पेशाब बताया गया। तो अब ये अंधभक्तों को किस किस तरह से भटकाया गया और प्रधानमंत्री जी अब गोबर के कारोबार की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही गैर मामूली किस्म की सियासत का सिनेरियो नजर आ रहा है। अब देखते हैं 10 मार्च के बाद क्या होगा। हमें आपको सभी को इलेक्शन के नताइज का इंतजार करना है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।